पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़जाना इंसानी हकूक़ अक़लीती और बहबूद ख़वातीन के वज़ीर मोहतरम कामरान माइकल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोरी टीवी पे। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले पूछना चाहूँगा क्योंकि अभी आपने रिसेंटली बजट पढ़ा है, लेकिन अक़लीतों के लिए बड़ी मुख्तसर सी एक रकम रखी गई है जो फ़ीस हिसाब से शायद 22 रुपये एक पर्सन के खाते में आती है। इस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि 3 साल पहले जब हमने बतौर वज़ीर अक़लीती उमूर पंजाब का मैंने कलमदान संभाला था, उस वक्त जो एनुअल फंड था, बजट था, वो 5 करोड़ रुपया था। हमने उसको इंक्रीज़ करके तो यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन यहाँ पर ये बात करता चलूँ कि ये 22 करोड़ 50 लाख की रकम जो है ये सिर्फ इतनी नहीं है कि जब बजट में हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की थी तो उस वक्त मैंने बतौर वज़ीर ख़जाना इसमें 10 करोड़ का इजाफे का ऐलान किया और अब ये 32 करोड़ 50 लाख है। और ये सिर्फ हमारे जो मजहबी मकामात हैं उनकी ताज़ीन और राइश पे और उनकी कंस्ट्रक्शन पे, उसमें चर्चेज़ हैं, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, तो मैं समझता हूँ, और ग्रेवयार्ड्स हैं बिलखसूस जहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स होती हैं, उनकी 4 दीवारियाँ और इस तरह का जो बाकी बजट का हिस्सा है। अगर हम ये कहें कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं तो उससे मुस्तफ़ीद क्रिश्चियंस भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, तमाम मज़हब के लोग होंगे। अगर हमने एक खती रकम जो है वो एजुकेशन सेक्टर में रखी है तो उससे मुस्तफ़ीद क्रिश्चियन भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे। वो बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब सबके लिए है। अगर हेल्थ के शोबे में पैसे रखे हैं तो सबके लिए हैं। ये एक स्पेसिफिकली हमने बल्कि तमाम लोगों से हट के एक माइनॉरिटीज़ की अपलिफ्टिंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक खती रकम जिसका मैं समझता हूँ 22 करोड़ से बढ़ा के 32 करोड़ 50 लाख कर दिया है ताकि इसे यूटिलाइज़ किया जा सके। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जो 20 करोड़ की रकम थी वो यूटिलाइज नहीं हो सकी थी प्रॉपर तरीके से, तो मैं समझता हूँ पहले यूटिलाइजेशन तो मुकम्मल हो। 32 करोड़ है, ये हमारे एमपीज के थ्रू, जो हमारे मिनॉरिटी के एमपी उनके थ्रू हमने इसको डेवलपमेंट के कामों पे सर्व करना होता है। इस रकम को जैसे ये यूटिलाइज होगी, ये करें तो सही, हम इनको और रकम देने को तैयार हैं। सर ये भी फरमा दीजिए कि क्योंकि पंजाब में सैडली ये एक सैड ट्रेंड है कि अक़लीतों के साथ या किसी के साथ भी हमने देखा है कि वहाँ फ्रस्ट्रेशन बड़ी है लोगों में कि वहाँ ज़्यादतियाँ होती हैं इंसानी हकूक़ के नाम पे, मज़हब के नाम पे। तो ख़ासतौर पे अगर अक़लीतों की बात करें तो आपको लगता नहीं कि इस वक्त ज़रूरत है कि पंजाब में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल मुतारफ़ करवाया जाए? देखिए जी, जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ मिनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं है, ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए और ये रियासत की जिम्मेदारी है और उसका ये हर बशर जो है, जो जिंदा है, जिसमें ज़िंदगी का दम है, उसका ये राइट है कि वो रियासत से अपने इस तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मन में वो डिमांड करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो हर फ़र्द वाहिद को जो है वो प्रोटेक्शन देने की अदा किए हुए हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो आपका ये सवाल हुआ था हमारे भाई सिंधु साहब से और मेरे ख्याल में उनको अपडेट्स का नहीं था पता, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको बिल्कुल आप बिल्कुल जो नाज़रीन है इस पे उन तक पहुंचाएं कि आपने ये बात की थी कि जी अक्सर मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में ही ये मसाइब जो हैं या मुश्किलात जो हैं ये क्रिश्चियंस को या मिनॉरिटीज़ को देखने में क्यों मिलती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में जब मुशर्रफ दौर था, क्या उस दौर में नहीं होता रहा? हर दौर का जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान जमात होती है, कोई भी, मैं समझता हूँ जमात, खा वो मेरे मुखालफीन है, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी जमात ये नहीं चाहती कि उनके बरसेदार जब वो हों तो उस दौर में अक़लीतों के साथ कोई नारवा सलूक रखा जाए या उन पर मसाइब ढाए जाएँ। और मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि पिछले दौर में आप देखें कि हमारे मरी में, इस्लामाबाद में, कराची में जो हमारा बाइबल सोसाइटी थी, क्या वहाँ पे बम ब्लास्ट नहीं हुए? ये दौर मुशर्रफ का दौर था जहाँ पे क्रिश्चियन अपने आप को बड़े महफूज समझते थे। क्या भावलपुर में 18 बंदों को गोली से भूना नहीं गया? मुशर्रफ दौर में हुआ। क्या सांगला हिल में इंसिडेंट हुआ? मुशर्रफ दौर में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हम ये तलखियाँ किसी एक पे डालने की बजाय हम समझते हैं कि वहाँ पे रवैयों में जब तक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक सोच मुस्बत नहीं होगी, तब तक तब्दीली रूनुमा नहीं हो सकती। इसमें मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर जो है अब मेरी पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उन्होंने एक बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया है कि पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने एक मिनॉरिटी में से मिनिस्टर को जो है वो वज़ीर ख़जाना का कलमदान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इट्स अ गुड बिगनिंग कि हम उस राह की तरफ चले हैं कि हमारे में लोगों में भी वो टैलेंट मौजूद है, हम भी वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिसका किसी भी दूसरे वज़ीर से या दूसरे बंदे से हम एतकाद और एतमाद रखते हुए उस पर इजहार कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन सर अगर सिर्फ आपकी दौरे हुकूमत की बात करें लास्ट 3 ईयर्स में, तो इसमें बहुत से वाक़िअत पेश आए, इसमें आपने ज़ाहिर बड़ी कोशिश की, दाद रसी भी
किए, चाहे वो फैसलाबाद के विक्टिम्स हों या गोजरा में वाक़या पेश आए। लेकिन सिर्फ पर्टिकुलरली गोजरा की अगर बात करें तो अहमद रज़ा ताहिर साहब जो आज मौजूदा गवर्नमेंट, आपने देखा कि CCPO हैं, जब आपकी गवर्नमेंट ने उनको मुकर्रर किया CCPO तो लाहौर हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन भी लिया था। तो इस तरह की चीज़ों से आपको लगता नहीं कि जो वहाँ की ऑलरेडी सफरिंग फैमिलीज हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदालत आलिया है, जब कोई कमीशन मुकर्रर किया जाता है तो कमीशन की रोशनी में ही तमाम फैसले जो हैं वो कारबंद किए गए थे और उनकी रोशनी में ही तमाम तर जो जिम्मेदारियां थी उनको निभाया गया था। इसमें 3 लोगों पर जिम्मेदारियां आयद की गई थी। एक ये अहमद रज़ा ताहिर साहब जो इस टाइम CCPO लाहौर हैं, उस वक़्त के जो वहाँ के DCO थे इमरान सिकंदर बलोच साहब, और उस वक़्त के DPO जो थे वो इन तीनों पे जिम्मेदारी ये आयद हुई थी, इंकिसार खान थे वो। अब ये हुआ कि हमने तीनों को, जो क्योंकि तीनों CSP ऑफिसर थे और हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे डिप्यूट किए गए थे, हमने तीनों ऑफिसरान के खिलाफ जो चार्जशीट बनी थी और जो रिकमेंडेशंस थी कमीशन की, उसकी रोशनी में हमारे सेक्रेटरी सर्विसेज ने अपनी जो तमाम तर कार्रवाई थी मुकम्मल करके फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा दी। उस पर एक्शन फेडरल गवर्नमेंट ने लेना था। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्शन लिया गया कि जो 2 बंदे थे, इंकिसार खान जो DPO था, उसको प्रमोट करके तो उसको DIG मोटरवे लगा दिया, और जो DCO था उसको प्रमोट करके उस वक्त कमिश्नर लगा दिया था गिलगित बल्तिस्तान। अब वो किसी सेक्रेटरी के उहदे पे काम कर रहा है, यानी उन्हें प्रमोशंस दे दी गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। हमने रिकमेंडेशन ये दी थी कि क्योंकि यहाँ पे कमीशन ने उनके खिलाफ चार्ज लगाए हैं, लिहाजा आप इनको इस चार्ज की रोशनी में इनकी जो सजाएं बनती हैं उस तरीके से इन पे आप कदगन लगाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो CCPO लाहौर के हवाले से बात आप कर रहे हैं, इसमें जो कमीशन बना था उसने जो इन पे लाइबिलिटीज फ्रेम की थी, अदालत आलिया ने ही उस पे जो है वो एक्शन लेना था। अदालत आलिया की तरफ से था कि इनके तमाम तर जो मामला थे, इन्होंने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपनी बात के हवाले से पेशरफ्त की थी, रिट की थी, और अपनी सजा के हवाले से, और वो रिलीफ जो इनको मिला था वो हाई कोर्ट के हवाले से मिला था। अब अगर हाई कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस एक्शन लिया था उस वक्त भी, तो मैं समझता हूँ अभी वो ले सकता है। लेकिन चूंकि ये हाई कोर्ट में जाके इनको रिलीफ मिल चुका है उस हवाले से, तो ये अदालतों के ऊपर बेस डिपेंड करता था। हमने अपने कानूनी तकाजे पंजाब ने पूरे किए थे, और पंजाब ने उन हजरात पर जिन पर चार्ज था, जिन पर कोई कमीशन ने एलिगेशन लगाते हुए अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, हमारे सेक्रेटरी सर्विसेज की तरफ से तमाम वो उनके ऊपर लगाए गए जो चार्जेस है फ्रेम करके उन्हें हमने फेडरल गवर्नमेंट में भिजवा दिए थे। क्योंकि ये अफसरान जो फेडरल गवर्नमेंट से सूबों में भेजे जाते हैं और उनको डिप्यूट किया जाता है, जब इन पे एक्शन लेने की बात आती है तब भी सूबे इनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ही रजू करते हैं। अच्छा, आपसे 2 बातें पूछना चाहूँगा कि आशियाना हाउसिंग स्कीम है, उस पर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी सामने आई कि वो एक मसीही कब्रिस्तान सरगोदा में उस पर बनाई गई है, और दूसरी बात ये इसी से रिलेटेड है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम हो, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हो, इसके अलावा और भी जितनी स्कीम है, येलो कैब अभी स्कीम दोबारा स्टार्ट हुई है, कोटा सिस्टम आया, तो इस पर कम्युनिटी आपसे क्या तवक्को रखती है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो स्कीमें हैं ये बिल्कुल ही नादार, गरीब और उन लोगों के लिए है जिनके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो पहले मौक़िफ़ यही था कि ये बिला रंग, नस्ल, मज़हब हर कोई जो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में रहते हुए उसके पास वसाइल की कमी है, हम उन्हें देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो आप जो बात कर रहे हैं कि सरगोदा में कब्रिस्तान, सरगोदा में तो अभी ये काम शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो इस बात पर ये बात हो रही थी, सरगोदा के हवाले से हमारे MPs की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो जगह हम लेने जा रहे हैं वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पे अगर घर बनाया जाएगा तो वो घर जो है उसमें नमी पैदा होगी, उस घर की जो बुनियाद है वो पुख्ता नहीं रह सकती। तो मैं समझता ऐसी बातें हैं, अभी वहाँ पे काम ही शुरू नहीं हुआ, तो कब्रिस्तान को डिमोलिश करने वाली बात ही मैं समझता हूँ भेजा है, और आप सुनी सुनाई बातों पर अमल दरामद ना करें। और आखिरी बात मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा क्योंकि मुझे पता आपने तकरीब में जाना है कि आपके एक कोलीग हैं परवेज़ रफ़ीक साहब, उन्होंने शराब नोशी के हवाले से एक करारदाद पेश की थी, वो पता नहीं किसी वजह से इल्तवा का शिकार होगी, क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ पंजाब में 1 अरब रुपया माहाना शराब की फ़रोख्त के मद में रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो इस पर पाबंदी क्यों नहीं आयद की जाती? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो रेवेन्यू है पंजाब के हवाले से हमें कोई इतराज़ नहीं। हमने तो पहले भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, बतौर हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा होने के हवाले से मैंने भी इंश्योर किया था और राना सनाउल्लाह लॉ मिनिस्टर ने भी इंश्योर किया था कि आप बिल ले आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन चूंकि ये बिल जो है ये पंजाब के फ्लोर पर नहीं आएगा, एक्साइज के हवाले से जो बिल है, क्योंकि ये एक फेडरल लेवल पर बात है और 4 सूबों में उस पर
पार्लियामेंट यकजा हो रहा है तो फेडरल लेवल पे हम यहाँ पे करारदाद लें, हम करारदाद पे मुतफिका तौर पे उसे मंजूर करके फेडरल में भेज देते हैं। फेडरल में गवर्नमेंट परवेज रफीक साहब, इनकी गवर्नमेंट, इनकी हुकूमत जो है, इनकी पार्टी की है, ये वहाँ से बिल पास करवा लें, हमें कोई इतराज़ इसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में और माशरे में अगर शराब नोशी जैसी ये इसकी मानत हमारे जो है, और मैं ये बनमला कहता हूँ कि हमारे मज़हब में ये चीज़ हराम है, और अगर कहते हैं कि जी हमारे कंधों पे रख के ये बंदूक चलाई जाती है, तो मैंने तो हमेशा इस पर एक कड़ी तनकीद की है। तो परवेज़ रफीक साहब लाएँ, हम उसे सपोर्ट करेंगे उस करारदाद को, और फिर उन पर डिपेंड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, ये वहाँ पे पॉलिसी साजी करें, तंजीम अपने एक मौसर तरीके से एक अमली के तहत उसमें रद्दबदल करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है इसमें। और आखिर में वन लाइनर के जो ग्लोरी टीवी के नाजरीन हैं वो ज़ाहिर हालात को देख के पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, तो उनको एक मिनट में अगर कोई मैसेज देना चाहें आप। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बुनियाद तो हमें ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किलात का सामना है, और नो डाउट आप जो पाकिस्तान से दूर हैं, आपके दिल पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, धड़कते हैं हमारे साथ, आपके रिश्तेदार जो कारब वहाँ पे रहते हैं, इसलिए आप सब जो हैं इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। लेकिन हम तो वहाँ पे महसूस करते हैं, अपने ऊपर झेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस करब से हम सब गुजर रहे हैं, और ये जो करब और सितम के बादल इस वक्त पाकिस्तान पर मंडला रहे हैं, इसमें हम सबको मिल के काम करना होगा। तनकीद करें, तनकीद मुस्बत होनी चाहिए ताकि उसके सेर हासिल नताइज भी हों। तनकीद दर तनकीद नहीं होनी चाहिए। मनफी तनकीद जो है, मैं समझता हूँ उसके कोई नताइज बरामद नहीं होते। और बिलखसूस जो जिम्मेदारी टीवी मीडिया पे है कि सुनी सुनाई बातों पे इशू को रेज ना किया करें, पहले हकाइक तक खुद पहुंचा करें। और आखिर में मैं अपने भाई तस्कीन साहब को भी परवेज़ मुशर्रफ के पार्टी ज्वाइन करने पर, उनके सदर मिनॉरिटी विंग बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये इनका ओहदा जो है, ये इनकी सहाफ़त की लाइन में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि इनकी सहाफ़त सहाफ़त में बदल जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।